हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 यानी सत्ता की साझेदारी है ना, सत्ता की साझेदारी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही छोटा होगा और उसी वीडियो में सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, है ना। लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्लास है बिहार बोर्ड का, है ना, बिहार बोर्ड का है ना पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी जो सत्ता जो किया जाता है उसकी साझेदारी किस प्रकार से किया जा रहा है। साझेदारी मतलब शेयर करना, है ना, किस प्रकार से शेयर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि सत्ता की जो साझेदारी का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सत्ता की साझेदारी का मीनिंग क्या होता है। सत्ता का अर्थ एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर विभिन्न संस्थाओं, है ना, विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक समूहों, समुदायों एवं सरकार के स्तरों के बीच बटा होना होता है। यानी सत्ता का क्या अर्थ होता है? एक जगह नहीं होना, एक नहीं होना। यानी सरकार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी समुदाय हैं, संस्थान है ना, हर स्तर के बीच पावर बटा होना ही सत्ता कहलाता है। हर स्तर के बीच पावर बटा होना ही सत्ता कहलाता है। आप सभी को पता है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, सभी का अपना अपना एक अलग अलग पावर होता है, सभी अलग अलग बटा होता है। यानी सत्ता का अर्थ होता है एक ही स्थान नहीं बल्कि अलग अलग संस्थानों, है ना, सामाजिक समूहों, समुदायों एवं सरकार के स्तरों के बीच बटा होना ही क्या कहलाता है? सत्ता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। यानी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बांटना क्यों जरूरी है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी अनेकों कारणों से आवश्यक है। इसकी साझेदारी करना, है ना, शेयर करना, सत्ता पावर को शेयर करना अनेकों कारण से क्या है? आवश्यक है। सबसे पहला क्या कारण है? तो सामाजिक शांति एवं स्थिरता के लिए। सामाजिक शांति एवं स्थिरता के लिए यानी समाज को, देखिए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से असंतोष नहीं फैलता। मतलब सामाजिक शांति एवं स्थिरता के लिए क्या होता है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से असंतोष नहीं फैलता। यानी सामाजिक शांति एवं स्थिरता के लिए क्या किया है सरकार ने? सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी लेने के लिए अधिकार दे दिया है कि किसी के अंदर असंतुष्टि ना हो, सभी लोग संतोष रहें, सभी लोग अपना कर देख लें। जिनके पास दम होगा, जिनके पास पावर होगा, वे चुनाव में जीतेंगे और उनके पास सत्ता आएगी। दूसरा है लोकतांत्रिक भावना के लिए। लोकतांत्रिक भावना के लिए यदि सत्ता को एक ही बना दिया जाए, पूरा पावर केंद्र में ही रख ले, है ना, पूरा पावर केंद्र में ही रख ले, तो क्या होगा? पूरा पावर यदि केंद्र में रह गया तो सभी लोग क्या होंगे? सरकार से भड़के हुए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि सरकार मनमानी कर रही है। इसीलिए क्या कर दिया गया है कि लोकतांत्रिक की भावना के लिए सत्ता को क्या कर दिया गया है? साझा कर दिया है ना, बांट दिया है, अलग अलग लोगों के हाथों में पावर दे दिया है, ताकि सभी को ऐसा फील हो कि ये भारत में, इस भारत में सभी के पास क्षमता है, सभी के पास पावर है, केवल एक ही लोग के पास पावर नहीं है, सभी के पास पावर है, ऐसा फील हो। इसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तीसरा है कि सत्ता का केंद्रीकरण रोकने के लिए। सत्ता का केंद्रीकरण रोकने के लिए यानी सत्ता सीमित लोगों के हाथ में ना होकर सबके बीच होनी चाहिए, है ना। सत्ता जो है लिमिटेड ना हो कि केवल प्रधानमंत्री को ही सारा पावर दे दिया गया, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर ना हो। इसके लिए ही सत्ता को क्या कर दिया? साझेदारी कर दिया, शेयर कर दिया कि मुख्यमंत्री के पास भी कुछ पावर होगा और कुछ पावर प्रधानमंत्री के पास भी होगा, कुछ पावर राष्ट्रपति के पास भी होगा, कुछ पावर एमएलए के पास होगा, कुछ एमपी के पास होगा, यानी हर किसी के पास कोई ना कोई पावर होगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या है? जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। यानी बेल्जियम, है ना, बेल्जियम का जो समाज है वहां किस प्रकार का सत्ता बनाया गया है। तो देखिए
बेल्जियम एक छोटा देश है। बेल्जियम क्या है? एक छोटा सा देश है जो यूरोप महादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। ठीक है। यहाँ की आबादी हरियाणा से भी आधी है। मतलब ये सोचिए कि यहाँ भारत का जो हरियाणा राज्य है, उससे भी आधी आबादी कहाँ की है? बेल्जियम की। सोच लीजिए कितना छोटा देश होगा, है ना? आधी आबादी। यहाँ के समाज की बनावट काफी जटिल है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है वहां की समाज। यानी छोटा सा देश है लेकिन समाज की स्थिति काफी जटिल है, काफी जटिल है। देख लीजिए, यहाँ रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, है ना? डच भाषा बोलते हैं। डच डच भी भारत आया था भारत के ऊपर अधिकार करने, लेकिन डच नहीं चल पाया, फ्रांस नहीं चल पाया, पुर्तगाली भी चला था सिर्फ गोवा तक, है ना? और लास्ट में कौन आया था? अंग्रेज। और अंग्रेज ने, आप सभी को पता है क्या नहीं किया भारत के ऊपर। तो देखिए, छोटा सा देश है लेकिन वहां की सामाजिक स्थिति काफी जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, उतना ही छोटा देश है और समाज भी इतना जटिल है, और उसमें भी 59% लोग जो बोल रहे हैं डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, है ना? 40% लोग फ्रेंच यानी फ्रांस की भाषा बोलते हैं, और बाकी 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम के 59% लोग डच वाला भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग बेल्जियम में क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। यहाँ की मतलब राजधानी में जो 80% लोग बसे हुए हैं, मतलब जितने भी लोग राजधानी में बसे हुए हैं, वहां के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। यानी सिर्फ राजधानी ब्रुसेल्स की बात किया जाए तो ब्रुसेल्स में मान लीजिए 100 आदमी है ना? मान लीजिए 100 आदमी है, तो 100 में से 80 लोग फ्रेंच ही बोलते हैं, और 20 लोग यानी 20 लोग जो बचे हैं वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से कर लें। कम ही समय में आपको ये वीडियो पूरा करवा दिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। अगला जो पॉइंट है इसमें बेल्जियम से संबंधित क्या है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध एवं ताकतवर रहा है। देखिए, हम सभी को पता है कि बेल्जियम के 59% जनता क्या बोलती है? डच। केवल 40% जनता फ्रेंच बोलती है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी फ्रेंच के जो लोग हैं तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध एवं ताकतवर है। इंडिया में देखिए, हिंदी, बांग्ला, उर्दू सब चीज बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश रईस लोग बोलते हैं। यानी आर्थिक रूप से वे मजबूत हैं, समृद्ध हैं, है ना? इंग्लिश बोल रहे हैं, ये लोग ज्यादा समृद्ध हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग। उसी तरह से भले यहाँ 59% लोग डच बोल रहा हो, लेकिन फिर भी केवल 40% बोलने वाले लोग ज्यादा समृद्ध हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, है ना? इसका मतलब साफ पता चलता है कि बेल्जियम में फ्रेंच को ज्यादा अधिकार दिया गया, ज्यादा वैल्यूएबल बनाया गया है, जैसा कि इंडिया में इंग्लिश को। नेक्स्ट देखिए, बेल्जियम की समझदारी देखिए। बेल्जियम जैसे लोग देश बहुत ही ज्यादा डेवलप है ना? क्यों है डेवलप? क्योंकि समझदारी बहुत ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। तो देखिए, ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक एवं राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है ना? भाषा के कारण हमारे इंडिया में देखिए, कभी तमिलनाडु से लोगों को भगा दिया जाता है, तो कभी महाराष्ट्र से भगा दिया जाता है, तो कभी दिल्ली से भी भगा दिया जाएगा, गुजरात से भी भगा दिया जाएगा, है ना? भगा दिया जाएगा। भाषा की वजह से बहुत ज्यादा विवाद भी होता है। तो वही बोलता है कि ऐसी विविधताएं, भाषाई विविधता क्या हो सकता है? सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण भी बन जाती है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास एवं शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। यानी डच बोलने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था। यानी भाषा भाषा की वजह से बिहार और महाराष्ट्र के बीच तनाव हुआ, बिहार तमिलनाडु के बीच तनाव हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी फ्रेंच और डच के लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। अब देखिए, डच भाषी लोग देश में बहुमत थे,
डच बोलने वाले लोग बहुमत थे, क्योंकि हम सभी को पता है 59 बोलते थे, 59%, और 40% ही केवल फ्रेंच बोलते थे, तो ये लोग बहुमत थे। परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे। और हम सभी को पता है कि राजधानी जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, वहां के 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग केवल क्या बोलते थे, डच बोलते थे। यानी पूरे देश की बात किया जाए तो डच ज्यादा और फ्रेंच कम, लेकिन सिर्फ कैपिटल की बात किया जाए, राजधानी की बात किया जाए, तो 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% लोग केवल डच बोल रहे हैं। जैसे आप चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई, चले जाइए, तो वहां के लोग इंग्लिश ज्यादा बोलेंगे, लेकिन बिहार आ जाइए तो हिंदी ज्यादा बोलने वाले मिलेंगे आपको। उसी तरह से यहाँ की भी स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। लेकिन बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, एक ऐसा चीज बना दिया, ऐसा है ना, क्या बना दिया, ऐसा नवीन प्रकार बना दिया, ऐसा तरीका बना दिया कि लोग आपस में झगड़ा ना करें, सभी लोग मिलजुल कर रहें, है ना। जैसे देख, भारत का ही बात किया जाए तो किसी भी पर्सनल लैंग्वेज को यहाँ का राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि हर कोई अपने भाषा को लेकर के आपस में झगड़ा ना करे, इसीलिए बनाया ही नहीं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा बनाया ही नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हिंदी को भी बना दिया, उर्दू को भी बना दिया, बांग्ला को भी बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, कश्मीरी भाषा को बना दिया कि लो तुम लोग झगड़ा ही मत करो। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रणाली अपना दिया था। नेक्स्ट, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किया ताकि देश में किसी को अजनबी का एहसास ना हो। सोचिए, चार चार अनुच्छेद, क्या बोलते हैं उसको, संशोधन कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 4 संशोधन कर दिया ताकि वहां के लोगों को ऐसा फील ना हो कि हमें छोटा, हमें मतलब अलग नजर से देखा जा रहा है, ऐसा फील ना हो। इसके लिए इतने वर्ष के अंदर, यानी लगभग क्या बोलते हैं 23 वर्ष के बीच में 4 बार इसको संशोधन किया, है ना, ताकि लोगों को अजनबी सा महसूस ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां पे एक भाषा के लोग 59%, दूसरे भाषा के लोग 40%, है ना, फिर भी वहां के लोग, वहां की जो सरकार है, ऐसा नीति बनाया कि वहां के सभी लोग संतुष्टि से जी रहे हैं और बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है बेल्जियम जैसा देश। नेक्स्ट, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका का देखिए स्थिति ना बहुत ही ज्यादा खराब है। श्रीलंका में होता क्या है कि श्रीलंका में दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के लोग, कुछ लोग कहाँ गए हुए हैं, श्रीलंका में जाके बस गए हैं। कहाँ बसे हुए हैं, श्रीलंका के। अब श्रीलंका का जो मूल जाति के लोग हैं वो ज्यादा हैं, और ये लोग कम जाति के, तो ये लोग तमिल बोलते हैं और वो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, है ना। तो वहां की भी जो सरकार है, एक पर्सनल तमिल या फिर सिंगली को ऑफिशियल, मतलब वहां का राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पा रही है। कारण है कि ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई भी भाषा ऑफिशियल बने। तमिल लोग चाहता है तमिल बने, और सिंगली लोग चाहता है सिंगली भाषा बने वहां का ऑफिशियल, सॉरी राष्ट्रीय भाषा। तो इस कारण से नहीं बनता। इसके बीच बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ रहता है श्रीलंका में। देखिए, श्रीलंका भारत के दक्षिण तट से कुछ दूरी पर स्थित है ना। भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है दक्षिणतम क्षेत्र है ना, साउथ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आप सभी लोग देखते होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका है। सॉरी गाइस। तो देखिए, ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण बिंदु है, यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक देश है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका है। एक आइलैंड कंट्री है। क्या है, आइलैंड कंट्री है। तो देखिए, यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़, यानी हरियाणा की आबादी के बराबर। यानी जितना आबादी हमारे हरियाणा में है, उतना आबादी लगभग श्रीलंका में। सोचिए भारत कितना आबादी वाला देश है, सबसे आबादी ज्यादा अधिक। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग हैं, है ना। बेल्जियम में जिस तरह से 3 लोगों के बात किया गया था, जैपनीज, सॉरी जर्मन भाषा के लोग बोलने वाले थे, फ्रेंच और डच बोलने वाले, ऐसे ही यहाँ पे भी कई जाति के लोग रहते थे।
देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है, यानी श्रीलंका का जो मूल निवासी है उनका है, 74% लोग केवल उनका है। जबकि कोई 18% लोग तामिल है। हम बोले थे ना कि यहाँ पे तामिल और सिंहली यही दो है। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे, बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाई, मुसलमानों का है। यानी देख लीजिए 74% सिंहली है ना, 74% सिंहली, 18% कौन, तामिल, तामिल। तो 74 और 18 है ना, यानी 92% लोग, यानी 8% जो लोग बचे हैं श्रीलंका में वो कौन कौन है, तो ईसाई है यानी क्रिश्चियन है, और मुसलमान है यानी इस्लामिक है। सोचिए कितने लोग, 4 तरह के लोग, तामिल, सिंहली जो वहां के मूल निवासी थे, है ना, और मुस्लिम भी वहां पे हैं और कुछ क्रिश्चियन भी है वहां। श्रीलंका में टकराव, श्रीलंका में टकराव देखिए, देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं। युद्ध कैसे हुए, देश के, ठीक है, देश के पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुत संख्या में है। यानी देखिए तमिल लोग कौन से भागों में, पूर्वी भागों में, पूर्वी भागों में, यानी ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ के जो पूर्वी भाग है, इधर वाला भाग, इस इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में क्या है, और आपको मैप्स बताते हैं। देखिए ये है इंडिया, ये क्या है, इंडिया है, और यहाँ देखिए बीच में श्रीलंका, यानी श्रीलंका का जो पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, इधर पूर्व है ना, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उधर उत्तर और नीचे दक्षिण, यानी इस हिस्से में तामिल लोग ज्यादा है। कौन है, तामिल लोग ज्यादा, यानी यहाँ से आए और इधर बस गए ये लोग, इंडिया के तमिलनाडु से आए और यहाँ पे बस गए, तो यही की बात हो रही, यानी ज्यादातर तमिल इधर है, और इधर जितने भी लोग हैं ज्यादातर, आप सभी को पता है कि 74% लोग क्या है, सिंगली है, यहाँ के मूल निवासी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है ना। अब देखिए श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल लेते, है ना, चाहते तो, परंतु वहां की बहुसंख्यक समुदाय अर्थात अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक खत्म ही नहीं हुआ। गृह युद्ध होते रहता है, श्रीलंका जैसे देश में हमेशा गृह युद्ध होते रहता है, इसीलिए श्रीलंका जैसे देश डेवलप्ड नहीं है। कोई भी देश डेवलप तभी होता है जब वहां पे शांति से, ढंग से क्या लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। सिंगली लोग चाहते हैं कि हम अपना मनमानी करें, तो तमिल लोग भी चाहता है कि कुछ ना कुछ हमारा भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा भी है, सभी का अधिकार होना चाहिए, लेकिन मनमानी के वजह से वहां आज तक गृह युद्ध थमा ही नहीं, होते रहता है, श्रीलंका में गृह युद्ध होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, गृह युद्ध। देखिए किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों का की हिंसक लड़ाई रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे देखिए किसी देश में गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट पार्टी रहती है ना, अगेंस्ट वाला पार्टी, ये यदि ऐसा ऐसा काम करे कि यदि वो युद्ध का रूप ले ले, ऐसा ऐसा कांड करे कि यदि वो युद्ध का रूप ले ले, तो ऐसे ही मतलब देखिए गवर्नमेंट भी वही की है और दूसरा जो पार्टी है वो भी वही की है, यानी घर में ही लड़ाई हो रहा है, तो ऐसे ही लड़ाई को क्या कहा जाता है, गृह युद्ध। अब देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, यह मान्यता यह मान्यता यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वहां अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है।
यानी हम सभी को पता है, हमारे इंडिया में भी ये सब होता है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा जाति, एक ही जाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में उसी जाति का कैंडिडेट को उतारा जाता है, वो जीतता भी है ना। और मनमानी उनका चलता है। आप लोग देखिएगा कि जिस क्षेत्र में ज्यादा उस जाति के लोग यदि हैं, किसी खास जाति के लोग हैं, तो उस क्षेत्र में उस जाति का बहुत ही ज्यादा मनमानी चलता है, शासन कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में जिसका ज्यादा अधिकार हो, जो अधिक जाति के लोग हो, मतलब जिस जाति के लोग अधिक हो, वही वहां का सरकार चलेगी, ऐसा मान लिया जाता है। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है ना। सीधा सीधे मुझे पता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो हम तुमसे क्यों मांगेंगे, है ना। यानी बहुसंख्यक क्या है कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जब जब अल्पसंख्यक के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना, यानी हमें मान के चलना है कि हम अधिक हैं तो हम ही राज करेंगे, वही होता है बहुसंख्यकवाद। नेक्स्ट है कि 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। देखो 1956 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। यानी 1956 में एक कानून पास किया गया है जिसमें सिंहली लोगों का सर्वोच्चता, यानी हर चीज में इनका दबदबा हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, नया जो सरकार बना था, नया जो संविधान बना था, वहां उस संविधान में लिखा गया था कि जो सरकार है बौद्ध मठ को ज्यादा बढ़ावा देगी। सिंहलियों को विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सिंहली जो है, यानी श्रीलंका का जो मूल निवासी है, उन्हें सबसे पहले किसी भी कार्य के लिए बुलाया जाएगा। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा वहां घोषित कर दिया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। सिंहली देखिए, सिंहली का दबदबा चलता है श्रीलंका में, यानी जो भी होगा, जो भी काम होगा सिंहली के अकॉर्डिंग ही होगा, सिंहली के फेवर में ही होगा, दूसरे के फेवर में नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सभी को पता है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम सभी को पता है कि यहाँ के नागरिक खुद सरकार को चुनती है, सरकार अपने आप नहीं चुनाती, हम ही सब चुनते हैं, हम ही आप ही चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, है ना। अब देखिए टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हो, है ना, 445, जितने भी कैंडिडेट हो 445 कैंडिडेट आते हैं इलेक्शन में। अब ये सभी लोग मतलब अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, हर पार्टी 445 लेकर आती है। अब जिस पार्टी के लोग बहुमत होता है, जिसका बहुमत होता है, उसका क्या बन जाता है, सरकार बन जाता है। अब मान लीजिए कि किसी एक पार्टी ने 300 सीट ले आया, तो 300 एमपी हो गया। अब ये तीनों 100 एमपी मिलके एक जो इनका सर्वश्रेष्ठ एमपी रहेगा, उनको क्या कर देगा, उसको पीएम बना देगा, एमपी को पीएम बना देगा, प्रधानमंत्री। तो चुनते हैं इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है, रोज का जो जीवन है वो चुनी हुई सरकार चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों एवं कानूनों में संशोधन करती है। यानी जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं वो क्या करता है, वे अपने ही गुट में किसी एक को चुनता है, सभी लोग मिलके, और जो चुना जाता है वो अपने अकॉर्डिंग शासन को चलाता है, संविधान में संशोधन भी करता है यदि जरूरत होता है तो। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में किसका चलता है, प्रजा का चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शक्ति का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, प्रजा। यानी प्रजा जिसे चाहे वो क्या कर सकती है, सरकार बना सकती है, जिसे चाहे बना सकती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं, यानी खुद के माध्यम से खुद पर ही शासन करते हैं। कौन, तो लोग ही सरकार बनाते, लोग ही एक आदमी को, किसी एक आदमी को चुन लेता है, और वो आदमी, जब हम आपको चुने किसी चीज के लिए और आप मेरे ऊपर अधिकार कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो यानी हम खुद को चला रहे हैं, यानी क्योंकि हम ही आपको चुने थे ना, यानी खुद को हम चला रहे हैं। नेक्स्ट, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों एवं मतों को उचित सम्मान दिया जाता है।
जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो, है ना। साझेदारी यानी शेयर अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो, सरकार केवल एक आदमी के बीच ना हो। इसीलिए भारत में देखेंगे कितने सारे तंत्र हैं बने हुए, है ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, कानून मंत्री, क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री, कपड़ा वस्त्र मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबका अलग अलग मंत्री क्यों बना दिया जाता है? ताकि शासन जो है किसी एक के हाथ में ना हो, सबके हाथों में हो, इसीलिए बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड सारा मैंने इस वीडियो में करा दिया है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आप सभी को इसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा। आप सभी लोग उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।